हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेस फॉर केमिस्ट्री टुडे। आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंटेक्स क्वेश्चन के आगे बढ़ाते हुए देखते हैं 7.26 को। 25 तक हम लोग बात कर चुके थे, तो 7.26 में दिया हुआ है कि कंसिडरिंग द पैरामीटर सच एज बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड हाइड्रेशन इंथैल्पी, कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ F2 एंड Cl2। तो देखिए, अगर हम इनका डाटा नोट करते हैं F2 और Cl2 के लिए जो गिवन पैरामीटर्स हैं आपके, तो वहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी दिया गया है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दिया हुआ है और हाइड्रेशन इंथैल्पी दिया हुआ है। तो इन तीनों को अगर हम लोग डाटा से नोट करते हैं तो F2 का मिलता है 158.8, जबकि क्लोरीन का है 242.6, तो क्लोरीन का ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करते हैं तो वो भी -333 है, और जबकि इसका -349 है, यानी इससे ये मोर निगेटिव है। फिर हाइड्रेशन इंथैल्पी की बात करते हैं तो F2 में देख रहे हैं कि 515 है और 381 है। तो इस डाटा को देखने से हमको ये पता चलता है कि क्लोरीन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोर निगेटिव है, और हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है ये बेसिकली कम है। तो यहाँ पर ये दोनों का, इसका मोर निगेटिव होना और ये वैल्यू ज़्यादा होना क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी को बढ़ाता है। लेकिन ये जो हाइड्रेशन एनर्जी जो ज़्यादा कम है फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में, तो जितना इन दोनों के इफ़ेक्ट के कारण बढ़ता है उससे ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट के कारण डाउन हो जाता है। तो ओवरऑल क्या हुआ, बढ़ा थोड़ा सा और डाउन हो गया कम। तो यानी क्लोरीन की रिएक्टिविटी ओवरऑल कम हो जाती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इस बात को आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम द अबव डाटा इट इज क्लियर दैट द बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आर हायर फॉर क्लोरीन, but hydration energy is much lower. The high value of hydration energy for fluorine, यहाँ फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो ये कंपनसेट कर देता है the effect of other two and thus makes F2 more oxidizing than Cl2। तो इस तरीके से दोनों में हमारा F2 more oxidizing agent, more stronger oxidizing agent होता है। और इसके बाद 7.26 की बात करते हैं तो ये कहता है कि गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो आप एनोमैलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के बारे में पढ़ चुके हैं, और जनरली ये हमेशा देखते हैं कि सेकेंड पीरियड में जो भी एलिमेंट होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, और इसलिए उस ग्रुप के हर ग्रुप अपने करस्पॉन्डिंग ग्रुप के अदर एलिमेंट्स के साथ इनका कुछ न कुछ एनोमैलस बिहेवियर दिखने को मिलता है। तो द 2 एनोमैलस बिहेवियर्स ऑफ फ्लोरीन आर एज फॉलोज, 2 की बात कर रहा है। तो जैसे एक है कि इट फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सो एसिड व्हाइल अदर हैलोजन फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड। फ्लोरीन के साथ केवल एक ही बनता है, लेकिन अदर जो है वो ज़्यादा बना सकते हैं ड्यू टू स्मॉलर साइज। HF इज और डी ऑर्बिटल इसमें नहीं है, तो इसलिए भी। तो HF दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन है, ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर एज अदर हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गैसेज। आप इसको HF को देखिए तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसलिए लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, और बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, तो इसलिए वो डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस के कारण साइज उनका बड़ा हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना नहीं बन पाता है, तो इसलिए रूम टेम्परेचर पर गैसियस कंडीशन में पाए जाते हैं। और एक जनरल आइडिया हमेशा याद रखिए कि मान लीजिए कि अगर कहीं हम मिस भी कर जा रहे हैं और किसी कंपाउंड के बारे में पूछा जा रहा है कि लिक्विड स्टेज में क्यों है और उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है मोलिकुलर फार्मूला में, तो आप वहाँ पर आँख बंद करके सीधे लिख दीजिए कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। अब इसके बाद है 7.28
कि सी इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हैलोजेंस कमेंट। इसके बारे में हम डिटेल्स नहीं लिख रहे हैं, चूँकि हम लोग इसके बारे में अपना नोट्स जो तैयार किए हुए हैं हैलोजन के ऑकरेंस के बारे में, उसमें पूरा डिटेल्स दिए हुए हैं कि सी वाटर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के पोटेशियम के, सोडियम के, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के साथ डिफरेंट टाइप के साल्ट हैलाइड्स अपना कंटेन करके रखते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ के लिए भी ज़रूरी होते हैं और हमारे लिए मेजर सोर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। तो उनका डिटेल्स वहाँ दिया हुआ है, उससे नोट कर सकते हैं आप आराम से, या आपको याद भी होगा। इसके बाद है 7.29 गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। इसके बारे में भी डिटेल्स हम बात कर चुके हैं, थोड़ा सा उसका रिएक्शन हम देखें। क्लोरीन का जहाँ भी ब्लीचिंग एक्शन पूछा जाए या किसी भी चीज़ का, तो वहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा होगा और उसी के कारण होता है। तो क्लोरीन भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HCl बना लेता है, और वाटर जैसे Cl2 और H2O में H2 और Cl2 मिला करके 2HCl बन जाता है और इसका O निकलता है। तो O जो निकलता है वो नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में निकलता है, और इस नेसेंट ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को डीकलराइज कर देता है। तो आप लिख सकते हैं कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। When it reacts with water, it gives nascent oxygen which decolonizes the colored substance। रिएक्शन आप देख लिए हैं, फिर अब इसको लिख सकते हैं कलर्ड सब्सटेंस, और यही नेसेंट ऑक्सीजन मिल करके कलरलेस सब्सटेंस बना देता है। इसके बाद है आपको 7.30 नेम 2 पॉइजनस गैसेज विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया है, आप एग्जाम्पल में भी वीडियो में भी देखे हुए हैं। तीनों में से कोई भी 2 लिख सकते हैं, जैसे फॉस्जीन है, टीयर गैस है, मस्टर्ड गैस है। तीनों में से कोई भी 2 का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जब 2 पूछा जाए तो तीनों कहा जाए तो तीनों लिख दीजिए। इसके बाद है कि ये 7.31, तो 7.31 कह रहा है कि 7.31 यहाँ पर 7.31 7.31 देखिए 7.31 इसमें मिस है, नहीं प्रिंट किया गया है। वैसे अदर बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें है कि ICl और I2 में मोर रिएक्टिव कौन है। तो हमेशा याद रखिएगा कि 7.31 दिया हुआ है कि ICl और I2 में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम हो तो वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटने का मतलब कि वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो कहीं भी हैलोजन में सेम का जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, और अदर के साथ जब बॉन्ड बनता है तो वीकर होता है, वहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होती है। तो इसलिए ICl में अगर देखा जाए तो ICl की बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम हो जाती है, जिसके कारण ICl आपका ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है एज कंपेयर टू I2। इसके बाद है 7.32
इसके बाद है 7.32 जिसमें दिया हुआ है कि व्हाई इज हीलियम यूज इन डाइविंग एपरेटस। तो ये डाइविंग एपरेटस में चूँकि इसकी सोलेबिलिटी ब्लड में बहुत कम होती है, बहुत लो सोलेबिलिटी होती है ब्लड में, इसलिए इसका यूज हम लोग डाइविंग एपरेटस में करते हैं। इसके बाद है 7.33 बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है HCF6 + H2O, HCO2, F2 और HF। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पर O है और यहाँ पर O2 है, तो यहाँ पर हमको 2 लगाना पड़ेगा। और जब 2 लगाना पड़ेगा तो इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ भी हमको 4 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। और 4 हाइड्रोजन जब कर देंगे तो 4 फ्लोरीन भी हो जाएगा, तो 6 फ्लोरीन यहाँ है तो 2 यहाँ निकल गया, 4 हो गया, तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई हैज़ इट बीन डिफ़िकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन। आप जानते हैं कि रेडॉन जो होता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसका हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली फॉर 4 से बिकम 3.82 डेज के प्रॉक्सी होता है उसका हाफ लाइफ। तो इसलिए उनका ज़्यादा स्टेबल नहीं होने के कारण, हाफ लाइफ पीरियड कम होने के कारण और रेडियो एक्टिविटी होने के कारण उनका हम लोग डिटेल से स्टडी नहीं कर पाए हैं, अभी तक ज़्यादा डिफ़िकल्ट है स्टडी। और इसके बाद हमारा इनटेक्स्ट क्वेश्चन ये पूरा हुआ। अब इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन में अधिकांश क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन तो आप ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग वीडियो में देख चुके हैं और उसका डिटेल्स नोट्स तैयार कर चुके हैं, तो इसलिए हमने अलग से उनको राइट डाउन नहीं किया है, आपको हिंट कर दे रहा हूँ कि आप वहाँ से नोट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स विथ रेफरेंस टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसके डिटेल्स हम लोग ग्रुप 15 एलिमेंट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ नोट्स भी बनाए हैं, तो सेम उसी नोट्स से आप इसका आंसर तैयार कर लेंगे। फिर व्हाई डज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फॉस्फोरस। तो आप जैसा कि जानते हैं कि नाइट्रोजन में जो NN के बीच में बॉन्ड बनता है तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होने के कारण जब उस बॉन्ड को तोड़ना होगा, डिसोसिएट करना चाहेंगे, तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। N2 का डिसोसिएशन एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए लगभग इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है रूम टेम्परेचर पर। और फॉस्फोरस में ये बात नहीं होती है, फॉस्फोरस में ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन पाता है, उसका साइज भी बड़ा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में मिलता है और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम होती है, इसलिए वो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो मेन रिएक्टिविटी का कारण क्या हुआ कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस और एटॉमिक साइज छोटा होना, जबकि फॉस्फोरस में ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनना है, एब्सेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ड्यू टू एंड being the size larger as compared to nitrogen। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.3 में कि डिस्कस द ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। इसका भी डिटेल्स हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम लोग इसको फिर से दोबारा राइट डाउन नहीं करेंगे। वहाँ आप उसका तैयार कर लेंगे, वीडियो देख करके उससे जो नोट्स तैयार कर लेंगे सेम वही हो जाएगा, या नहीं किए हैं तो आप वहाँ से वीडियो देख करके ग्रुप 15 एलिमेंट्स का और आराम से कर सकते हैं। फिर इसके बाद है कि 4 में कि वाई डज NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 डज नॉट। तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में या फॉस्फोरस के बारे में जैसे बात करें तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की सेम होती है 2.1, जबकि नाइट्रोजन की 3.0 होती है, 3 होती है। तो यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उनमें एप्रिसिएबल डिफरेंस है, जबकि फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा पोलराइज्ड होते हैं, और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बॉन्ड पोलराइज्ड नहीं हो पाते हैं ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसीलिए आपका ये NH3 जो है
तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि उसमें पोलरिटी ज़्यादा होती है और PH3 में पोलरिटी नहीं हो पाती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। आगे का क्वेश्चन है 7.5 में कि हाउ इज नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो नाइट्रोजन प्रिपरेशन का पूरा डिटेल्स वीडियो हम लोग देखे हुए हैं, उसमें पूरा प्रिपरेशन आप नोट कर लेंगे उससे। 7.6 है, उसमें है कि हाउ इज अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री। आप मैनी टाइम्स इसका डिस्कशन कर चुके हैं हेवर प्रोसेस के द्वारा, और अमोनिया में सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, आप वहाँ से नोट कर लेंगे। 7.7 है illustrate how copper metal can give different products on reaction with HNO3। थोड़ा सा इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं यहाँ पर कि the products of the reaction of copper with HNO3 depends on the concentration of HNO3। यानी HNO3 के साथ कॉपर का जो रिएक्शन होता है उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर अलग अलग कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं तो कॉपर का नाइट्रेट तो मिलेगा, लेकिन नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड मिलते हैं उन ऑक्साइड में वेरिएशन होता है। तो कॉपर मेटल जो होता है अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ करता है तो नाइट्रोजन सेकंड ऑक्साइड बनाता है, NO या नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, 2 दिखता है, और यहाँ पर जैसे 3Cu + 8HNO3 डाइल्यूट है तो 3CuNO3 होल ट्वाइस + 2NO + 4H2O। तो देखो कॉपर नाइट्रेट बनाया, वाटर बनाया, लेकिन NO बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया। और फिर जब यही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड बना लेता है, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2 बन जाता है। तो वहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेज 4 हो जाता है आपका। जैसे कॉपर 4HNO3 कॉन्क के साथ है तो कॉपर नाइट्रेट तो बना, वाटर तो बना, लेकिन यहाँ पर NO के जगह पर NO2 बन जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर इसके बाद कह रहा है 7.8 में कि गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ NO2 एंड N2O5। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो N के साथ एक डबल बॉन्ड से वो जुड़ता है जहाँ पर 2 पेयर ऑफ लोन पेयर बचते हैं, और जब सिंगल बॉन्ड के साथ एक जुड़ता है तो 3 पेयर ऑफ लोन पेयर बचते हैं। तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लेफ़्ट टू राइट और राइट को लेफ्ट कर लेंगे तो आप आराम से एक NO2 का हो गया, पहले NO2 नहीं NO2 का। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N2O5 का देख रहे हैं तो N2O5 में भी ये सब ज्यों के त्यों रह जाते हैं, केवल ये दोनों चेंज कर जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड और यहाँ एक सिंगल ले लिया है, यहाँ पर ये डबल आ गया, ये सिंगल आ गया, तो इस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इसके बाद है आपको ये 7.9 कि द HNH एंगल वैल्यू इज हायर देन HPH, HASH एंड HSBH एंगल्स। वाई? तो देखिए यहाँ पर हिंट्स दिया भी है कि कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन NH3 एंड ओनली sp बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। तो इस तरीके से इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम में जैसे सब में बन रहा है तो H फर्स्ट में भी है, लास्ट में भी, बीच में कोई सेंट्रल एटम है फिर ग्रुप का। तो यहाँ पर जो E है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, चाहे आर्सेनिक, चाहे एंटीमनी, चाहे बिस्मथ, इसमें से कोई भी, तो उसमें H जो सेंट्रल एटम है सारे H के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला ही बॉन्ड बनाता है। मतलब सेंट्रल एटम जो होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइड होता है। लेकिन अब इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात जब करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, मतलब सेम ग्रुप में डाउन द ग्रुप आ रहे हैं। तो डाउन द ग्रुप आने के कारण आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है। तो बन तो रहा है सेम टाइप का, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेंट्रल एटम है उसकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती जा रही है और एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है। तो इसके कारण जो उससे हाइड्रोजन अटैच होंगे
तो हाइड्रोजन वाले जो हाइड्रोजन और सेंट्रल एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उनके बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में साइज बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम होते जाएगा। साइज छोटा होता है, रिपल्सन ज़्यादा होता है। साइज बड़ा है तो उसमें जो ये निकलेंगे तो इनके रिपल्सन, इन दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्सन कम होता है और रिपल्सन कम होने के कारण ही बॉन्ड एंगल थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि द सेंट्रल एटम E वेयर E इक्वल्स टू N P A S S B and B in all the given hydrides are sp3 hybridized. However, its electronegativity decreases and atomic size increases on moving down the group. Therefore, there is a gradual decrease in the force of repulsion between the shared electron pairs around the central atom. Thus bond angle decreases down the group. तो इसके बाद हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिए आप प्रॉपर वे में, और इसके बाद इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग 2 वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक वीडियो में अगर हो जाए लंबा थोड़ा सा तो ठीक है, नहीं तो 2 वीडियो में हम लोग देने का प्रयास करेंगे और उसके बाद तब नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आप वीडियो अच्छा महसूस कर रहे हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अभी तक चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। और ये लेसन के एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ आप तैयार कीजिए, अच्छे से रिवाइज हो जाएगा लेसन आपका। अगर आप पूरे वीडियो को इस चैप्टर का नहीं देखे हैं तो बीच बीच में समय निकाल करके देख करके उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ज़्यादा क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो हम लोग तो क्वेश्चन का एक हिंट देते हैं कि आप थोड़ा सा उसको समझें, उससे जुड़ करके पूरा तैयार कर लें क्वेश्चन। तो इसीलिए हम जो क्वेश्चन डिटेल्स वीडियो में दे चुके हैं उनके बारे में हम नहीं लिखते हैं, उनके बारे में बस हिंट कर देते हैं आपको। और जो कुछ लिखने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा है, रीजनेबल क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग यहाँ पर राइट डाउन कर रहे हैं। चूँकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में अगर सबको लिखा जाए बोर्ड से तो उससे कोई बहुत फ़ायदा भी नहीं होगा, आपको सोचने का ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा और टाइम टेकिंग भी होगा। तो इसलिए हम लोग को कोर्स को और टाइमिंग को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ऐसा फास्ट हो रहे हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल से बने रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।